हिंदी क्लब की धमाका सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हिंदी क्लब ईबीएस पर्यावरण अध्ययन का धमाका सीरीज का पार्ट 2। इस बार हमारा टारगेट है 300 लाइक का। कमेंट कीजिए, जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए धमाका सीरीज का उस पे कमेंट कीजिए, उस पे वीडियो। जैसे ही 300 लाइक पूरा होगा उसके बाद आपको निश्चित ही मिलेगा। सबसे ज्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे रहेगा उसी से संबंधित वीडियो बनेगा। इसके साथ ही हो सकता है कि इस वीडियो में आपको स्पीड से संबंधित समस्या आ रही होगी, तो स्पीड अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा। कैसे सेट करेंगे स्पीड? तो आप ऊपर में देखिए 3 डॉट दिख रहा है, वहां क्लिक कीजिए। फिर आपको क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल के आएगा आपके सामने। वहां पे देखिए प्ले बैक स्पीड, वहां पे नॉर्मल अभी दिख रहा होगा, तो अभी जिस तरह बोल रहा हूं इसी तरह सुनाई देगा। इसे ऊपर में क्लिक करेंगे तो स्लो हो जाएगा, नीचे में क्लिक करेंगे तो ये जो मैं बोल रहा हूं वो फास्ट हो जाएगा। तो अपने अनुसार सेट कर लीजिए। इस पीडीएफ में जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपके सामने दिख रहा है, ये लाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी जरूर करना है। याद कैसे करेंगे? हो सकता है आप जॉब में होंगे, हो सकता है कि आपके घर पे बहुत सारा काम होगा, समय नहीं मिल पा रहा होगा, तो क्या करेंगे? हेडफोन लेंगे, वीडियो प्ले करेंगे और कान में हेडफोन लगा के केवल सुनते रहेंगे, काम करते रहेंगे। एक बार याद नहीं होगा, दोबारा सुनिए, दोबारा जरूर याद होगा, फिर तिबारा भी सुन सकते हैं। फ्री है, जितना बार सुनना चाहे उतना बार सुनिए और इसे कंप्लीटली याद कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें देखा जाए तो पहला पॉइंट है कन्नड़, कर्नाटक की तथा तमिल, तमिलनाडु की भाषा है। ये पिछले वीडियोस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसे याद कर लीजिए। पहला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखिएगा। कन्नड़ जो है कर्नाटक की भाषा है, तमिल जो है तमिलनाडु की भाषा है। याद हो गया? मिर्ची हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। इंपॉर्टेंट क्या है? किस देश के व्यापारी लाए थे? पुर्तगाल देश के व्यापारी। कहां से लाए थे? अमेरिका से भारत लाए थे। पूछा भी गया है ये प्रश्न। इसी तरीके से समझते जाइएगा। अब हम एक एक पॉइंट पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची, टमाटर लाए गए थे। अफ्रीका से कॉफी, भिंडी आया था। यूरोप से गोभी, मटर आया था। असम से चाय आया था। चीन से सोयाबीन अमेरिका के बाद पहुंचा था। देसी के क्या क्या है यहां पे? बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, परवल, टिंडा और मेथी। राजस्थान के जैसलमेर जिले में 650 साल पुराना तालाब है, जिसे गढ़सीमर के नाम से जाना जाता है। सर अर्थात तालाब, अर्थात सर का मतलब हुआ तालाब। यह राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरानी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत जैसे इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि हैं। बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते हैं। बावड़ी, सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इसी को बावड़ी कहा जाता है। उत्तराखंड, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। राज्य में पानी से जुड़ी एक रिवाज है कि जो नई दुल्हन आती है वो झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। पर आजकल शहरों में
रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती हैं। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर अपने गांव में तालाब बनवाया। यह कथा कहां से लिया गया है? चार गांव की कथा किताब से। मृत सागर। सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे हम आराम से लेटे हों। दांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। इसके बारे में आप निश्चित ही जानते होंगे। ये गांधी जी से संबंधित है और नमक से। मच्छर, इसके काटने से बीमारी होते हैं। कौन कौन से बीमारी होते हैं? डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया। अगर कहीं पानी जमा हो तो इसको दूर करने के लिए जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। मलेरिया। मादा एनोफिलेज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग की पहचान ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आना होता है। इसकी दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अनीमिया। अनीमिया के कारण खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है 12 से 16 GM/DI। गुण। आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन यानी लोहा पाया जाता है। मलेरिया परजीवी सिकंदराबाद में रंग भूरा और पंख छींटेदार, पेट में कुछ काला काला सा की खोज रोलांड रोस ने की। दिसंबर 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मक्खियों से पेट से संबंधित बीमारी होती है। पर्वतारोहण में वापिस उतरना को रैपलिंग के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। 23 मई 1984 को 1 मिनट 07 मिनट पर 8900 ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर मथा पर कदम रखा। समय याद रखिएगा 1 मिनट और उन्होंने 07 सेकंड, टोटल इसको लिखा गया है 1.07 मिनट का समय लिया। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। गोलकोंडा के किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। सन 1518 से 1687 तक यहां कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहां दूसरे राजाओं का राज था। कांसे। गोलकोंडा के किले में जो तोप थी वह कांसे की बनी है। कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं।
गहरी खानों में से तांबा और टीन निकालकर पिघला कर कांसा बनाया जाता है। गहरी खानों में से तांबा और टीन निकालकर पिघलाकर कांसा बनाया जाता है। हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीजें थीं, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। सुनीता विलियम्स। सुनीता बनना तो गोताखार यानी डाइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। वे 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। अंतरिक्ष में स्पेसशिप से वे गई थीं। ये पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थीं। अंतरिक्ष में एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज यदि तेज गति में दिखे तो वो उपग्रह हो सकती हैं। टूटता तारा उल्कापिंड होता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तेल से हमें किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। लेह या लद्दाख। सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान तथा बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान, ये सारे लेह यानी लद्दाख से संबंधित हैं। सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घर लद्दाख में स्वागत को झूले झूले बोला जाता है। यहाँ बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर मिट्टी और चूने से पुताई कर घर बनाए जाते हैं। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए गए थे। चांगथांग। जम्मू कश्मीर राज्य में 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है चांगथांग। यहाँ सांस लेने में भी मुश्किल होती है। शुरुआत में सिर में दर्द और बहुत कमजोरी महसूस होती है, फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ जाती है। चांग्या। चांग्या ये लोग घुमंतु लोग हैं, जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें अपनी जरूरतों का सामान मिल जाता है। दूध, स्वेटर एवं कोट के लिए ऊन। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। ये सिर्फ 5000 लोग हैं। ये खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होते हैं। ये लोग अपना पूरा सामान घर, घोड़ों और याक पर लादकर घूमते हैं। ये लोग सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेटकर निकल पड़ते हैं। ये अपनी टेंटों को रेबो कहते हैं। याक के बालों की बुनाई करके
चांगपा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये मजबूत एवं गर्म होती है। पश्मीना शाल, ये 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल ही नहीं। पश्मीना शाल को हाथों द्वारा बुना जाता है और साधारण शाल को बुनने में 250 घंटे लगते हैं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहां सर्दियों का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जा सकता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पे बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी की 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। लेखा, चांगपाओं के पास भेड़ बकरी के रखने की एक जगह होती है जिसे लेखा बोलते हैं। लेखा की दीवारों, पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। भेड़ बकरी को ले जाना और ले आने का काम औरतों और जवान लड़कियों का है। डल झील में तैरते हुए घरों को शिकारे बोलते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबे और बीच से चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्शी होती है। इसमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्सॉ पजल सा दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत, ये जालीदार खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। यहाँ पुरानी घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंटा और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों, खिड़कियों पर डिजाइनर मेहराब बने होते हैं। उसी से ठंडा, उसी से गर्म के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, वहीं ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती हैं। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित है। डामर कुलतार को कहा जाता है। सूखी लौकी को मिट्टी से लिपकर उसमें बीजों को रखा जाता है। उधियूं, सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं उधियूं। गुजराती भाषा में उधियूं का मतलब है उल्टा। कुड़ुक, झारखंड में भाषा है। झारखंड के जंगलों में कुड़ुक समाज रहता था। कुड़ुक भाषा में तुरंग का मतलब है जंगल। इसमें कुड़ुक भाषा जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखे बल दिया जाता है। यानी बच्चे भी सीखे, इस पर बल दिया जाता है। तोरांग में समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है।
जंगल अधिकार कानून 2007 या कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। मिजोरम राज्य में झूम की खेती की जाती है। झूम खेती एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग आते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन से खाद का काम करता है। जब खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक तरह ही खेत में अलग अलग तरह के जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बीज बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। यहाँ पर मुख्य फसल चावल की ही होती है। चिराओ फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं। चिराओ नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में जुड़े हैं। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। इन्होंने मंक का भी काम किया था और इन्होंने मटर पर भी विशेष प्रयोग किए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुकादम कर्ज वसूल करने वाले के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन है आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 2 है कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन 3 है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन 4 है कर्नाटक और तमिलनाडु। इससे संबंधित मैप का वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। समय यानी रेलगाड़ी से संबंधित भी वीडियो है, उसे जरूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त जो आपका एक और वीडियो है उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम पेडागोजी सेक्शन देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन। इस आयु वर्ग के बच्चे अर्थात क्लास 3, 4, 5 के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, भागों में नहीं, तथा इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया कि इस पुस्तक में बच्चों के परिवेश के प्राकृतिक और सामाजिक घटकों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसलिए हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं। विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों अलग अलग नाम से बुक आपको 3, 4, 5 में या इससे पहले नहीं मिलेंगे। जो भी शब्द आपके सामने दिख रहे हैं
ये आपको रट लेना है या समझ लेना है। बाल केंद्रित, पुस्तक में विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिले। पाठ्य पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि रटने की प्रवृत्ति कम हो, अतः परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्ययन आदि को स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए पर्यावरण अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात सीखने की सिद्धांत को अपनाया जाता है। वास्तविक चुनौती, पाठ्यपुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल कार्य है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिया जाए जिससे वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुकता को बढ़ा सकें, करके सीखें, प्रश्न करें तथा प्रयोग कर सकें। पाठों का प्रस्तुतिकरण, बच्चे पाठ्यपुस्तक से खुशी खुशी जुड़े, इसके लिए पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया है, जैसे किस्से, कहानियां, संवाद, कविताएं, पहेलियां, हास्य खंड, नाटक, क्रियाकलाप, वृत्तांत आदि। किस्से, कहानियां, बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से, कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। बोलचाल की भाषा, पुस्तक में प्रयुक्त भाषा भी औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। चार दीवारी के बाहर, ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाशील होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा के चार दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। प्रकृति भ्रमण, पाठ्यपुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए बाग, बगीचे, तालाब के किनारे प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है। इससे उनमें अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का विकास भी होगा। अन्य स्रोत या संसाधन, पुस्तक में इस बात की काफी गुंजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लें, जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं पुस्तकें इत्यादि। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्यपुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। अभिभावकों और समाज, बहुत समय पहले की जानकारी या इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही योगदान भी बढ़ेगा। शिक्षकों को भी बच्चों के परिवारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। चित्र, चित्र इस आयु वर्ग के बच्चों की पुस्तकों का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। लेखक दल ने ध्यान रखा है कि चित्र की प्रकृति लिखित बातों को प्रतिबिंबित करे। पुस्तक में विषय वस्तु को चित्रों की सहायता से बढ़ाना एक प्रमुख आधार रखा गया है। चित्रों का इस्तेमाल इस तरह भी किया गया है कि वे लिखित कार्य के पूरक हों। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े कौशल एवं सरोकार को गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा। गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए एक पुस्तिका ईवीएस स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन अर्ली ग्रेड्स प्रकाशित की गई है, जिसमें भाषा तथा गणित के ऐसे कई क्रियाकलाप दिए हैं
जिनमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 और 2 में समेकित करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3-5 तक एक विषय के रूप में देखती है। यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप में देखता है। कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। अतः कक्षा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। बाल केंद्रित, यह पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर मिले और वे रटने की मजबूरी से बचें। अतः परिभाषाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है और मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिए जाएं कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें और प्रयोग करें। भाषा, पुस्तक की भाषा औपचारिक नहीं है बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं ज्ञान रचना, पाठ्यपुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत न माना जाए बल्कि बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में यह एक सहायक भूमिका निभाए, ताकि वे अपने आसपास के लोगों से, परिवेश और समाचार पत्रों से भी सीखें। नए पाठ्यक्रम में इस विषय को 6 थीमों में बांटा गया है। वे हैं थीम, प्रकरण या थीम। ये 3 तरीके से लिखे जा सकते हैं, तीनों आप देख लीजिएगा। पहला थीम, प्रकरण या थीम है आपका परिवार एवं मित्र। इसके देखे जाएं तो इसके 4 उप थीम, उप प्रकरण या सब थीम हैं। इसे देख लीजिए पहले 4 कौन कौन से हैं। तो आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और चौथा है पौधे। तो ये किसके उप प्रकरण या उप थीम है? तो परिवार एवं मित्र के। ये भी याद कर लीजिए कि 6 थीम कौन कौन से हैं आपके। तो पहला है आपका परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। अब आकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। योगात्मक आकलन, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, संकल्पनात्मक आकलन या अंतिम आकलन। योगात्मक आकलन को सीखने के आकलन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के आकलन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि एक सत्र या वर्ष हो सकती है। योगात्मक आकलन का उपयोग आमतौर पर एक छात्र की अन्य छात्रों के समक्ष तुलना करने के लिए किया जाता है। ऐसी प्रतिक्रिया आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, बोर्ड द्वारा दी जाती है, जैसे वार्षिक उपलब्धि परीक्षण आदि। निर्माणात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन। निर्माणात्मक आकलन को कई लोगों द्वारा सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। निर्माणात्मक आकलन कक्षा के संदर्भ में संपन्न होता है और शिक्षक और छात्र के बीच संबंध की बुनियाद पर विकसित होता है। यह नैदानिक और सुधारात्मक है। यह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान करता है। यह जब शिक्षा चल रही होती है उस समय किया जाता है, अर्थात शिक्षण के समय। व्यक्तिगत आकलन, एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन जब वह कोई गतिविधि या कार्य करता है और उसे पूर्ण करता है। सामूहिक आकलन, किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने और प्रगति का आकलन सामूहिक आकलन है। आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशलों,
सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया तथा बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए बहुत उपयुक्त पाया गया है। स्व आकलन बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान कौशल प्रक्रियाओं रुचि व्यवहार आदि में प्रगति के स्व आकलन से संबंधित है। इसे सीखने के समान आकलन के नाम से भी जाना गया है। सहपाठियों द्वारा आकलन एक बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे का आकलन इसे दो बच्चों की जोड़ी या समूह में करवाया जा सकता है। विद्यालय आधारित आकलन जिसे अन्य नाम से SBA के नाम से जाना जाता है। यह आकलन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन है। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना ये होता है। तो ये थे आकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। और इसके बाद आपको दिशा से संबंधित, मैप से संबंधित और आपका रेलगाड़ी या समय से संबंधित जो वीडियो है, तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसे जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य लोगों के पास जरूर इस वीडियो को भेजिएगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर हों। ज़्यादा लाइक्स आते हैं, लगभग टारगेट है 300 लाइक्स का, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। और यहाँ हमने आज EVS पेडागोजी और EVS पूरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो भी EVS पेडागोजी में महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, सारे क्लोज हुए और ये PDF भी एंड हुआ। साथ में हमें ये भी जरूर बताइएगा कि ये सीरीज जो धमाका सीरीज चल रहा वो कैसा है। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।